कई बार क्या होता है कि बच्चे की थ्योरी बहुत बढ़िया पढ़ी हुई होती है, फिर भी वो कई क्वेश्चनों में कंफ्यूज हो जाता है। उसका कंफ्यूजन इतना बड़ा होता है कि या तो वो क्वेश्चन छोड़ के आता है या वो क्वेश्चन गलत करके आता है। तो इसका मतलब उसकी पढ़ी हुई थ्योरी जो है वो कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन को सोल्व करने में सपोर्टिव नहीं है। तो वहां पे क्या काम में आता है? वहां पे काम में आता है कॉन्सेप्ट। अगर कोई भी बच्चा कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करता है, कॉन्सेप्ट को वो तरीके से समझता है, कॉन्सेप्ट को तरीके से अप्लाई करता है, तो उसका क्वेश्चन सही होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि हमें पूरी तरह कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस रखना है, ठीक है नहीं? और कॉन्सेप्ट कैसे आएगा? कॉन्सेप्ट तभी आएगा समझ में जब उसके लेवल के क्वेश्चनों की आप प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करो, ठीक है नहीं है? इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लेके आया हूँ जो जेईई मेन और नीट में पूछे हुए हैं। जैसे ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, क्योंकि मैं तो पढ़ाया हुआ हूँ। बच्चे जब लेके आते हैं कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है, तो कॉन्सेप्ट को समझो। तो कॉन्सेप्ट को समझोगे और कॉन्सेप्ट को समझकर उसके लेवल के क्वेश्चन करोगे तो वो कॉन्सेप्ट परमानेंट हो जाएगा और उससे रिलेवेंट कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया तो आप गलत नहीं कर पाओगे, ये अपनी गारंटी, ठीक है कि नहीं है? तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जिसमें यही है कि कौन सी एक्सोथर्मिक है, कौन सी एंडोथर्मिक है, इसी को अपन डिटेल से करने वाले हैं। और इससे रिलेवेंट जितने भी क्वेश्चन है वो सारे अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, इनके बेसिक फीचर्स क्या होते हैं, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई प्रोसेस या कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो सकती है, कोई प्रोसेस आपकी एंडोथर्मिक हो सकती है। तो इसके लिए कुछ तो अपना कॉन्सेप्ट काम करेगा, ठीक है नहीं है? कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट को समझेंगे तभी अपना काम होगा। कॉन्सेप्ट के दम पे ही आपके क्वेश्चन सोल्व होंगे, ठीक है कि नहीं है? तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है? तो अपने पास दो टाइप की रिएक्शन है, एक तो एक्सोथर्मिक है और एक एंडोथर्मिक है। देखो नाम जो है, नाम से पहले अपन इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि एक्सो का मतलब क्या होता है कि जो एमिट करे, जो एमिट करे थर्मल सेंसेशन। समझ में आ गई बात? थर्मल सेंसेशन का मतलब हो गया, अब सेंस को अपन किस सेंस में लेते हैं भाई? हीट के सेंस में ही लेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस वो होती है जो एमिट्स करती हैं हीट, एमिट्स हीट, ठीक है कि नहीं? आप हीट को एनर्जी बोल दो, टेम्परेचर भी बोल दो, जो भी है, ठीक है कि नहीं है? अभी बात करेंगे। और एंडोथर्मिक का मतलब क्या होती है? एंडो का मतलब होता है एंटर होना, ठीक है कि नहीं है? यानी कि किसी भी प्रोसेस के अंदर अगर हीट क्या हो रही है, एंटर हो रही है, तो वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी। तो यहां पे अपन बोल सकते हैं कि ऐसी कोई रिएक्शन या प्रोसेस जिसमें हीट का एब्जॉर्प्शन हो, एब्जॉर्प्शन है ना, या एब्जॉर्ब हीट, ऐसे भी लिख सकते हैं, एब्जॉर्ब हीट ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे वहां एमिट लिखा, वहां यहां पे अपन ये लिख सकते हैं एब्जॉर्ब हीट, ठीक है कि नहीं है? अगर आपका सिस्टम, ये कोई सिस्टम है, सपोज दैट XYZ, इसमें कोई भी प्रोसेस हो रही है, एनी प्रोसेस और रिएक्शन आप बोल सकते हो कि ये हैपन हो रही है, और प्रोसेस जो होती है हमेशा रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट ही प्रोसीड होती है, ठीक है कि नहीं है? और अगर वो यहां से कंटिन्यूअसली अपने बाहर जो है वो हीट एमिट कर रहा है, और बाहर का वातावरण आपका वो है, सराउंडिंग जो है वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है कि नहीं है? तो ये क्या एमिट कर रहा है? ये हीट एमिट कर रहा है। क्यों एमिट कर रहा है? ये हीट एमिट कर रहा है। जो हीट एमिट कर रहा है तो इसका मतलब सिस्टम की हीट तो कम हो रही है ना। आप ये देखो ना भाई, सिस्टम की हीट तो क्या हो रही है? कम ही हो रही है। तो इसका मतलब जब हीट एमिट करता है तो यहाँ पे हीट जो साइन है वो नेगेटिव आता है। यानी कि कोई भी प्रोसेस, उसके आगे अगर एंथैल्पी है, हीट है, और उसके आगे नेगेटिव साइन लगा हुआ है,
तो इसका मतलब वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी। ऐसे डेल्टा एच लगा दूं, अगर नेगेटिव है डेल्टा एच की जगह आप क्यू भी लगा सकते हो, तो क्या है वो समझ में आ गई होगी या नहीं आई? आई क्या बात समझ में? कि अगर नेगेटिव साइन लगा हुआ है तो वो क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी। एंडोथर्मिक में उल्टा होता है। अगर मान लो कि ये आपका सिस्टम है और यहां पे कोई प्रोसेस हो रही है, प्रोसेस जो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट लीड कर रही है, और वो किसी भी रीजन से बाहर से क्या एब्जॉर्ब करने लग जाए, हीट एब्जॉर्ब करने लग जाए, बाहर से क्या एब्जॉर्ब करने लग जाए, हीट एब्जॉर्ब करने लग जाए। अब सिस्टम की हीट कंटेंट तो बढ़ेगा ना, तो इसका मतलब एब्जॉर्ब हीट करेगा, तो कौन सा साइन आएगा, बोले सर पॉजिटिव। तो ऐसे केसेज में अपन डेल्टा एच पॉजिटिव लेते हैं, या आपका क्यू भी क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया, पहले तो ये बताओ, बाद में करेंगे एग्जांपल्स की बात। तो समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर? ये हीट एमिट करेगा, ये हीट एब्जॉर्ब करेगा। जो एमिट करेगा वो एक्सोथर्मिक होगा, जो एब्जॉर्ब करेगा वो एंडोथर्मिक होगा। जिस सिस्टम से हीट बाहर निकल जाएगी वो एक्सोथर्मिक होगा, जिस सिस्टम से हीट अंदर आ जाएगी वो एंडोथर्मिक होगा। अब बात करेंगे इनके एग्जांपल्स की। तो एग्जांपल्स से पहले जो है अपन इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम समझना जरूरी है, क्योंकि तभी चीजें समझ में आएंगी कि भाई एक्सोथर्मिक कैसे हुआ, एंडोथर्मिक कैसे हुआ। उसके बाद में उन क्वेश्चनों को देखेंगे। ठीक है कि नहीं है? ठीक है भाई, देखो इधर बड़ा सिंपल है। किसी भी रिएक्शन में या किसी भी प्रोसेस में इस टाइप का एक्स और वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में अपन डायग्राम बनाते हैं। कोई भी प्रोसेस हो, चाहे वो एंडोथर्मिक हो, चाहे एक्सोथर्मिक हो, या कोई सी भी हो। इधर हम हमेशा पोटेंशियल एनर्जी को लिखते हैं या एनर्जी को लिखते हैं। आप पोटेंशियल मत लिखो, आप एनर्जी लिख दो। ठीक है कि नहीं है? बेस्ट रहेगा। एनर्जी है यहां पे, क्या है, एनर्जी। और इधर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है या रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स है या डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन है, जो भी आप लिख दो, डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस। वो प्रोसेस किस डायरेक्शन में लीड करेगी। ठीक है कि नहीं है? अब क्या होता है हमारे पास, भाई रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट अपन देखेंगे, सबसे बेस्ट यही रहेगा कि रिएक्टेंट को देख लो और प्रोडक्ट को देख लो। ठीक है कि नहीं है? तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे एक रिएक्टेंट होगा, एक प्रोडक्ट होगा। ये प्रोसेस है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है कि नहीं है? अब जब रिएक्टेंट की हम, अब रिएक्शन में एक रिएक्टेंट तो पार्टिसिपेट करता नहीं, एक मोल में ही आपको पता है 10⁻23 मोलिक्यूल होते हैं, एटम्स होते हैं। 6 अवोगाड्रो नंबर जितने होते हैं नहीं होते हैं, तो एक बड़ा नंबर है। अगर मान लो कि हम एक मोल को भी रिएक्ट करवा रहे हैं, रिएक्टेंट एक मोल है, प्रोडक्ट पता नहीं क्या बन रहा है, कितने मोल बन रहा है, ठीक है कि नहीं, वो भी ये मान लेते हैं कि एक मोल ही बनता है। ठीक है कि नहीं है? तो आप ये देखो ना कि ये बल्क रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या 100% पार्टिसिपेट लेंगे रिएक्शन में? तो जवाब होगा ना। बोले कैसे पता लगा? ये आपको काइनेटिक्स में पता लगेगा, जब काइनेटिक्स पढ़ोगे तब। सारे मॉलिक्यूल जो है रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं लेते। चलो एक काम करते हैं, आज भारत की जनसंख्या कितनी है? बोले साहब 140 करोड़। सही बात है। क्या 140 करोड़ लोग सारे के सारे मूवी देखने जाते हैं क्या? कितने जाते होंगे? कितने जाते होंगे? 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 10 करोड़, और खींच लो 20 करोड़ मान लो, हैं? इतने ही? तो बाकी के क्यों नहीं गए? क्योंकि वो एबल नहीं है, या उनको इंटरेस्ट नहीं है, या उनके पास टाइम नहीं है। तो इसको किससे दिया जाता है? इसको दिया जाता है हमेशा एनर्जी बैरियर से। ठीक है कि नहीं है? अब जैसे धुरंधर रिलीज हुई थी 2, तो शुरुआत में टिकटें 600 रुपए की मिल रही थी, अब
मैं खुद ही सोच रहा था कि यार कब 200-250 की हो जाए तब जाएंगे। तो सोचो आप, ऐसे कई लोग होंगे जो बजट फ्रेंडली होंगे और वो नहीं जाना चाहेंगे, या उनके पास सफिशिएंट नहीं होंगे, उसको एनर्जी बैरियर बोलते हैं। तो ये अपनी रिएक्शन के लिए एनर्जी बैरियर हो गया। क्या हो गया? एनर्जी बैरियर। कि भाई इतना अगर होगा किसी मॉलिक्यूल के पास, इतनी एनर्जी होगी, तो वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। बात समझ में आ गई? अब इस हिसाब से तो ये हो गया कि इतने ही फ्रैक्शन मॉलिक्यूल होंगे या इससे ज्यादा होंगे जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। ये तो टिपिकल चीज हो गई ना। इतने मॉलिक्यूल का क्या है, ये नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। यही तो है खास बात। जाएंगे जाएंगे, ये भी जाएंगे, जोड़ तोड़ करके जाए चाहे कैसे भी जाए। तो हमें क्या चाहिए? हमें रिएक्टेंट की एवरेज एनर्जी चाहिए। तो हम सारे रिएक्टेंट को बुलाएंगे, एक एक से एनर्जी पूछेंगे, सबकी नोट करेंगे और उन सबकी एनर्जी का एवरेज निकाल लेंगे। तो वो अपने पास आएगी एवरेज एनर्जी। ये आ गई अपने पास एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। क्या है ये रिएक्टेंट की एवरेज एनर्जी है। ये ध्यान रखना तुम, ये रिएक्टेंट की एवरेज एनर्जी है, ये रिएक्टेंट की एवरेज एनर्जी है। ऐसी रिएक्शन हुई, प्रोडक्ट बने, और प्रोडक्ट बनने के बाद हमने प्रोडक्ट को बुलाया कि आजा भाई, तेरा भी हिसाब किताब दे, हैं? तेरा भी हिसाब किताब दे दे। तो सारे प्रोडक्ट लाइन में लगे, हमने उनकी एनर्जी नोट की। एनर्जी नोट करने के बाद जितने प्रोडक्ट से उस टोटल एनर्जी को डिवाइड कर दिया, हमारे पास एवरेज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट आ गई। अब इक्वल भी आ सकती है, इक्वल से ज्यादा भी आ सकती है, और इक्वल से कम भी आ सकती है। ठीक है कि नहीं है? अगर रिएक्टेंट एनर्जी लॉस कर रहा है तो 100% है कि वो एनर्जी लॉस करेगा, और उसकी जो एवरेज एनर्जी है वो प्रोडक्ट की क्या आएगी भाई? कम आएगी। एवरेज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट कम आएगा, क्योंकि इसने क्या कर दिया? ये जो Q है या डेल्टा H है वो क्या कर दिया? कम कर लिया, इतनी कम कर ली। ठीक है कि नहीं है? कन्वर्ट इसको होना है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बाय द एनर्जी प्रोफाइल। इसकी बात अपन काइनेटिक्स में करेंगे और कभी। ये एक्टिवेशन एनर्जी है ना? अभी मत छेड़ो, अभी अपन को एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक ही समझना है। तो ये जो डायग्राम आया है जिसमें रिएक्टेंट ऊपर है, प्रोडक्ट नीचे है, वो कौन सा हो गया अपने आप में? बोले सर एक्सोथर्मिक का डायग्राम हो गया। ये क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है नहीं है? एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, इधर प्रोडक्ट की निकाली तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट ने क्या किया? बोले सर एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली थी इसने, एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, तो एवरेज एनर्जी ये आ गई इसकी, बढ़ी हुई आई है। जाना रास्ता यही है, लेकिन ये जो डेल्टा एच आया है या क्यू आया है ये पॉजिटिव है, इसने एब्जॉर्ब कर ली ना। इसका मतलब ये वाली प्रोसेस क्या हो गई? एंडोथर्मिक। इस टाइप से अपन एनर्जी प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। बहुत क्वेश्चन आते हैं डायग्रामेटिक, नीट जेई में तो बरबर के आते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रख लो। ठीक है कि नहीं है? ये डायग्राम क्लियर हो गया। अब बात किसकी करेंगे अपन? एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। तो थोड़ी सी चीज ये सीखो आप कि किसी भी प्रोसेस को एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक में अपन डिफाइन करें कि ये एक्सोथर्मिक होगी या एंडोथर्मिक होगी। समझ में आई कि नहीं आई? उसके लिए कॉमन सेंस काम में लेना है अपन को। ऐसी बहुत सारी प्रोसेस है जो जनरली अपन बात करेंगे। फिर दो प्रोसेस ऐसी होगी जो केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है या जिसके लिए आप पढ़ रहे हो उन क्वेश्चनों के लिए जिनकी बात शुरुआत में की थी, वो बहुत जरूरी है। ठीक है कि नहीं है? तो स्टार्ट करते हैं। अब ये दिमाग लगाओ कि अगर कोई कोई प्रोसेस है, ऐसी प्रोसेस जिसमें तोड़ा ताड़ी हो रही है, तो तोड़ा ताड़ी का मतलब समझ के डिसोसिएशन वगैरह हो रहा है, तो डिसोसिएशन ऐसे तो हो नहीं जाएगा, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तभी टूटेगा। मैंने क्या कहा, सुना आपने? कोई प्रोसेस जो है अगर तोड़ा ताड़ी वाली है, किसी को किसी में तोड़ना है, समझ में आई बात? है ना? तो वो सारी की सारी एनर्जी रिक्वायरमेंट से ही पूरी होंगी, और वहां पे एनर्जी रिक्वायरमेंट का मतलब हो गया कि वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो अगर मैं एंडोथर्मिक प्रोसेस की बात करूं कि कौन कौन सी होंगी, तो जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है वो सारी की सारी एंडोथर्मिक होती है। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जिसमें भी तोड़ा ताड़ी होती है, ठीक है कि नहीं है? जिसमें भी कुछ अपन तोड़ रहे हैं,
डिकम्पोजिशन करवा रहे हैं। जैसे मैं बताऊं आपको, एक तो ये बोल दो कि एंथैल्पी, एटोमाइजेशन प्रोसेस लिख देता हूं मैं, ऐसे क्यों करता हूं, है ना, देखो इधर एटोमाइजेशन, 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 एटोमाइजेशन का मतलब क्या हो गया, आपका जो एलिमेंट है उसको हम तोड़ रहे हैं, और क्या बना रहे हैं एलिमेंट को तोड़कर, एटम्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। एलिमेंट को तोड़ देंगे, एटम्स प्रोड्यूस करेंगे। तो एलिमेंट में क्या होता है, एटम पास पास रहते हैं, एटम्स क्या होते हैं, गैसियस, है ना। तो इसका मतलब एटोमाइजेशन प्रोसेस क्या हो गई आपकी, एंडोथर्मिक। ऐसे ही आप ये बोल सकते हो कि सब्लिमेशन प्रोसेस जो होती है, सब्लिमेशन प्रोसेस, वो भी कौन सी होगी, एंडोथर्मिक होगी। कैसे पता लगा, बताओ देखिए, खुद ही बताओ। सब्लिमेशन में क्या होता है कि कोई भी जो सॉलिड होता है वो सीधा गैस में कन्वर्ट होता है। अगर ये सब्लिमेशन प्रोसेस क्या हो गई, तो यहां पे सॉलिड को अपन गैस बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, हीट करनी पड़ेगी। अब हीट करनी पड़ेगी तो डेल्टा एच जो है इसका या क्यू है वो पॉजिटिव रहेगा भैया, सिंपल सी बात है ना। सब्लिमेशन आ गई तो आपकी कौन सी प्रोसेस आ जाएगी, मेल्टिंग प्रोसेस। मेल्टिंग प्रोसेस, मेल्टिंग प्रोसेस में क्या होता है कि आपका जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो भी हीट रिक्वायर्ड होगी। आप चाहे दो चाहे मत दो, चाहे वो एटमोस्फियर से खींचे, ठीक है कि नहीं है, वो कहीं से खींचे, एटमोस्फियर से खींचे। जैसे आइस होती है ना, आइस को आप रख दो, आइस को रख दोगे थोड़ी देर बाद मेल्ट हो जाएगी। इसका मतलब उसने मेल्ट होने के लिए एटमोस्फियर से क्या क्या खींचा है, क्या एब्जॉर्ब किया है, हीट एब्जॉर्ब किया है। समझ में आ गई। तो अगर मेल्टिंग प्रोसेस है तो वेपोराइजेशन प्रोसेस भी होगी। कौन सी प्रोसेस होगी, वेपोराइजेशन प्रोसेस। वेपोराइजेशन प्रोसेस भी कैसी होगी आपकी, यानी कि जो लिक्विड से अपन क्या बनाते हैं बेटा, लिक्विड से गैस या वेपर बनाते हैं, वो वेपोराइजेशन प्रोसेस। आप सोचते जाओ, सोचते जाओ, समझते जाओ। ये सारी की सारी प्रोसेस क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। बात समझ में आ गई ना, या नहीं आई। अब किसी का डिसोसिएशन करना है आपको, डिसोसिएशन प्रोसेस, तो ये जो ऊपर लिखवाया है ये सारी की सारी उसी कैटेगरी में आती हैं। तो जितनी भी डिसोसिएशन प्रोसेस है वो सारी की सारी इसी कैटेगरी में आती है। जैसे Cl2 का आप डिसोसिएशन करवाओ कि साहब मेरे को तोड़ना है Cl2 को, 2Cl बनाना है, कोई सी भी डिसोसिएशन प्रोसेस आप ले लो। अगर आपको H2O2 को भी तोड़ना है, बोले साहब हमें तो काई में तोड़ना है, H2O2 H2 और O2 में तोड़ना है, तो तोड़ दो, मना कौन कर रहा है। आपको ओजोन को तोड़ना है तो भी यही होगा, है ना, ओजोन को तोड़ना है तो भी यही होगा। डिसोसिएशन प्रोसेस सारी आती है। क्लियर हो गई होगी, बताने की जरूरत ही नहीं है। ऐसी और भी है, ठीक है कि नहीं है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो अपने पास जो है फोटोसिंथेसिस, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक प्रोसेस क्यों है, फोटोसिंथेसिस जो है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेकर वो अपना क्या बनाता है, फूड बनाता है प्लांट। पर उसके लिए उसको सनलाइट की जरूरत पड़ती है, बिना सनलाइट का प्लम वो बनाएगा। इसलिए ये कौन सी प्रोसेस हो गई आपकी, एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गई। समझ में आ गई बात। तभी तो पेड़ के नीचे का टेम्परेचर क्या रहता है, कम रहता है। आप पेड़ से बाहर खड़े हो एक धूप में, पेड़ के नीचे खड़े हो तो वहां का, क्योंकि वो हीट को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो ऐसी बहुत सारी की प्रोसेस है जो एंडोथर्मिक की कैटेगरी में रखी जा सकती है। अब बात करते हैं अपन कौन सी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस की। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में
मोटी मोटी जो रिएक्शंस आती हैं वो आपको मिलेगी जलने भुलने वाली, जिसमें आपको यूं लगेगा कि कोई जल रहा है बुल रहा है। कैसे बताता हूं मैं। जैसे कंबंसन रिएक्शन होती है, कौन सी होती है? कंबंसन रिएक्शन कौन सी होती है? कंबंसन रिएक्शन है, कंबंसन रिएक्शन या कंबंसन प्रोसेस लिख दूं क्या इसको, बेस्ट रहेगा। कंबंसन प्रोसेस चाहे किसी को भी ले लेना, आप लकड़ी को जलाओ किसी को भी जलाओ, वो एक बार स्टार्ट करने के लिए तो अपन को देना पड़ता है, लेकिन उसके बाद वो जलती जाती है। ठीक है कि नहीं है? तो कंबंसन प्रोसेस इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है एक्सोथर्मिक का। नेक्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है कि आप एक एसिड लोगे एक बेस लोगे, दोनों को मिक्स करोगे। जब एसिड और बेस को मिक्स करोगे, एसिड और बेस को मिक्स करोगे तो हीट रिलीज होती है। क्या होती है? हीट रिलीज होती है। ठीक है कि नहीं है? एनर्जी रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है। और कौन सी होती है? और नेचुरल प्रोसेस में अगर बात करें अपन, तो रेस्पाइरेशन जो है वो चाहे अपन करें चाहे प्लांट करें, ये भी एक्सोथर्मिक होती है। समझ में आई? क्योंकि रेस्पिरेशन करने के लिए, हाँ हाँ समझ गए आप। तो ये कुछ प्रोसेस हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि इसके एग्जांपल्स तो आपके लिमिटेड ही है। बिल्कुल लिमिटेड ही है, ज्यादा नहीं होते हैं इसके एग्जांपल्स। कुछ और करें तो अपन देख लो इधर। इसमें जोड़ तोड़ वाली रिएक्शन थी, इसमें इसमें तोड़ने वाली रिएक्शन थी, इसमें जोड़ने वाली रिएक्शन आ जाएगी, है ना? जैसे Na+ और Cl-, वो NaCl बनाते हैं। क्या बनाते हैं? NaCl। तो इसको बोलते हैं अपन होने को तो लैटिस एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैटाइस एनर्जी। ये भी क्या है? ठीक है कि नहीं है? ऐसे ही है और जिसको आप बोलते हो इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी, जिसकी चर्चा करने वाले हैं अपन। कौन सी? इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी। बेसिकली ये इसी के लिए पढ़ा जा रहा है, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी। ठीक है। और इधर जब चेक करोगे तो इधर आयोनाइजेशन एनर्जी आएगी, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब मेरा पूरा फोकस जो है वो इसके ऊपर रहेगा। अच्छा, उससे पहले एक चीज और बता देता हूं मैं तुम्हें कि अगर कोई प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो उसकी जस्ट या एग्जैक्ट रिवर्स रिएक्शन एंड होगी। नहीं समझ में आई? आई या नहीं आई? मैं समझाता हूं। देखो, यहां पे बात करते हैं अपन आयोनाइजेशन एनर्जी की पहले, क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव है वो आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी को ही एक्सप्लेन करना है, उसी के बारे में समझना है। तो पहले आयोनाइजेशन एनर्जी अपन देख लेते हैं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी में सब जानते हैं कि किसी भी गैसियस एटम के आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो क्या कहलाएगी? आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जेड प्रोटॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं इसके। ठीक है। और मान लो कि ये आउटर इलेक्ट्रॉन है। क्या है? ये आउटर इलेक्ट्रॉन। अंदर भी इलेक्ट्रॉन, आउटर भी है। ठीक है कि नहीं है? इलेक्ट्रॉन अंदर भी 2 8 चक्कर काटते रहते हैं ना। ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन को हमें यहां से हटाना है। भाई हट जा तू। और जब ये हटेगा कब? जब हम इस इलेक्ट्रॉन को क्या देंगे? ये आयोनाइजेशन एनर्जी देंगे, तभी ये इलेक्ट्रॉन यहां से भगेगा। ठीक है कि नहीं है? जैसे एक एग्जांपल लें कि सोडियम जो है गैसियस एटम है और इसको मैं आयोनाइजेशन एनर्जी दे रहा हूं, आयोनाइजेशन एनर्जी दे रहा हूं, और आयोनाइजेशन एनर्जी के बाद में ये जो है पॉजिटिव बना दिया और एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। तो आयोनाइजेशन एनर्जी दी, इसका मतलब ये एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गई। समझ में आ गई होगी। और अगर इसी प्रोसेस को मैं घुमा के लिखूं, देखो कुछ नहीं करना, ये आयोनाइजेशन एनर्जी की रिवर्स प्रोसेस है। एक इलेक्ट्रॉन देंगे इस कैटायन को, है ना?
ये देखो दे दिया ना। और यहां पे क्या है आपकी, वहां पे हीट लगी थी, यहां पे हीट रिलीज हुई है, ये एंड हो गई, ये एक्सो हो गई। यहां पे भी हीट ही लिख दो, बेस्ट है, हीट या एनर्जी। ठीक है, तो यहां पे हीट रिक्वायर्ड हुई थी, यहां पे हीट रिलीज हो रही है, सेम अमाउंट, नो चेंज। भाई जयपुर से दिल्ली का किराया 500, तो दिल्ली से जयपुर का भी 500, इसमें क्या है, लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में, डिफरेंस है डायरेक्शन का। और यहाँ पे डायरेक्शन दी जाती है, वो साइन से दी जाती है। तो इसकी, इसका जो साइन आएगा वो पॉजिटिव आएगा, और इसका साइन आएगा वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये रिलीज हो रही है, ये एब्जॉर्ब हो रही है। तो जब कभी भी किसी भी न्यूट्रल से आप, ध्यान रखना इसको, जब कभी भी इसको आप न्यूट्रल से, किसी भी न्यूट्रल एटम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे, आपको हमेशा और हमेशा, हमेशा और हमेशा, हमेशा और हमेशा एनर्जी देनी पड़ेगी, कोई असप्शन नहीं है। और वैसे केमिस्ट्री में असप्शन भी नहीं होता, ठीक है कि नहीं है, क्योंकि आजकल क्या है, पढ़ाने में नए लोग आ गए, किताबें पढ़ते नहीं है, वो हमारे जैसों के नोट्स पढ़ते हैं, ठीक है कि नहीं है। जो चीज समझ में नहीं आती, जिसका एक्सप्लेनेशन हमने दिया है वो समझ में नहीं आती, उसको असप्शन करवा देते हैं। और क्या है, असप्शन नहीं होता केमिस्ट्री में, हर चीज का लॉजिक होता है। हाँ, असप्शन रखकर अपन उस चीज को याद रख सकते हैं, असप्शन केमिस्ट्री को इजी करने के लिए, टफ करने के लिए नहीं, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट और भी इजी करता है, अगर तरीके से समझा जाए तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी कि सोडियम जो है, मतलब कोई भी गैसियस एटम जो है, अगर एक इलेक्ट्रॉन लिबरेट कर रहा है, बाहर निकाल रहा है, इसका मतलब वो 110%, वो प्रोसेस कैसी है, एंडोथर्मिक, ठीक है कि नहीं। और उसकी जस्ट रिवर्स प्रोसेस क्या होगी, ये तो एंडोथर्मिक होगी, उसके जस्ट रिवर्स क्या हो जाएगी, एक्सोथर्मिक हो जाएगी। याद रह जाएगा, इसको बोलते हैं लाप्लास लेविसियर लॉ। अगर याद रह जाएगा तो बहुत बढ़िया बात, नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरी अपन बात करें, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आयोनाइजेशन में। दूसरी अपन बात करें इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी की। गैन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी में क्या होता है कि वही चीज, देखो इधर, यहाँ पे कोई प्रोटॉन है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, और ये आउटर मोस्ट है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स वगैरह हो सकते हैं। पहले हम क्या करेंगे, ये बाहर से एक इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे इस न्यूट्रल एटम में, और एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। जब इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एटम को अगर अच्छा फील होगा तो ये एनर्जी रिलीज कर देगा, बुरा फील होगा तो ये इलेक्ट्रॉन लेने से मना कर देगा, मना करेगा, मना करेगा कि भाई मैं नहीं लूंगा। समझ में आई, अभी मैं एग्जांपल समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगी चीजें, ठीक है कि नहीं, मना कर देगा। लेकिन हमें तो इलेक्ट्रॉन देना है, तो जबरदस्ती करनी पड़ेगी ना। तो जबरदस्ती का मतलब क्या हो गया कि आपको एनर्जी दे, एनर्जी देकर ये काम करवाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा ये काम। जबरदस्ती का मतलब तो यही है, अगर कोई काम नहीं कर रहा है तो उसको 150-500 रुपए दे दो जबरदस्ती, वो कर देगा आपका काम, सिंपल सी बात, ठीक है कि नहीं है। तो कोई भी गैसियस एटम है, जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन हेलोजन का, Cl। तो Cl जो है वो गैसियस एटम है, और उसको अपन एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, और Cl को बड़ी खुशी होती है नेगेटिव में कन्वर्ट होने। क्यों होती है, क्यों होती है, क्योंकि Cl के पास इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है, और स्टेबल हो जाता है एक इलेक्ट्रॉन पर। और ये यहां से क्या रिलीज करता है, बोले सर ये यहां से हीट रिलीज करता है, इसी हीट को इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी कहते हैं, और इस कारण से ये एक्सोथर्मिक हो गया। अब मैं यहाँ पे एक कॉमन स्टेटमेंट जारी नहीं करूंगा कि जैसे वो जो प्रोसेस थी, जो हमेशा इस प्रोसेस को हमेशा मैं एंडोथर्मिक बोल रहा था, वो यहां पे नहीं बोल सकता मैं, और बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट है यार, है, कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। तो अगर ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और मैं इसकी अगर उल्टी प्रोसेस लिखूं कि एक Cl माइनस से मेरे को इलेक्ट्रॉन निकालना है, हाँ भाई, मैं जस्ट इसको रिवर्स करके लिखूंगा इस प्रोसेस को, आप समझना। तो हीट तो यहां आएगी ना, एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे, Cl गैसियस एटम बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो ये जो प्रोसेस है जहां पे हीट रिक्वायर्ड हुई है, ये एंडोथर्मिक हो गई, सेम अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, एक्सो एंडो, एक्सो एंडो, बड़ा सिंपल है।
अरे समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। अब सवाल ये उठता है कि भैया हम कैसे प्रिडिक्ट करेंगे कि कौन सी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंडोथर्मिक होगी, कौन सी एक्सोथर्मिक होगी? बात समझ में आई? तो इसके लिए एक पैटर्न है, वो थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा तुम्हें, कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। देखो, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, और इसके ऊपर हीलियम। ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा। ये तो पता ही है ना, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ठीक है भाई, ऐसे लिख लेना इसको, मतलब जो एलिमेंट होंगे वो, है ना। अभी मैं सब बता दूंगा आपको कि भाई किसकी पॉजिटिव होती है, किसकी नेगेटिव होती है, याद तो रखना ही पड़ेगा, और कोई इलाज भी नहीं है अपने पास। देखो भाई सुनो, हर चीज का लॉजिक होता है, और लॉजिक से ही अपनी केमिस्ट्री में बनता है मैजिक। ठीक है कि नहीं है? तो ये तो है फुल फिल कॉन्फ़िगरेशन वाले इनर्ट गैस। ये तो बोल रखे हैं कि भाई मेरा पूरा पेट भरा हुआ है, अब मेरे को खाना नहीं खाना। अगर किसी का दबाया हुआ खाना खाया हुआ है घर से ही मान लो, और उसको कहेगी चल शादी में खाना खिला के लाते हैं, तो वो तो मना कर देगा, यार नहीं पेट भरा हुआ है, नहीं खाएंगे शादी में खाना। तो इनकी जो होती है इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी जो है वो पॉजिटिव होती है, किसी की भी नेगेटिव नहीं होती। इन सब की क्या होती है बेटा? पॉजिटिव। कारण मैंने बता दिया है कि क्यों पॉजिटिव होती है, फुल फिल कॉन्फ़िगरेशन के कारण। ठीक है कि नहीं है? दूसरा जो पॉजिटिव है वो इस फैमिली की होती है, या तो जीरो होगी, सेकंड है जिसको अपन बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल, या तो इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी इनकी क्या रहेगी? इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी या तो इनकी जीरो रहेगी या पॉजिटिव रहेगी, लिटिल पॉजिटिव या जीरो, पूरी फैमिली की। यानी कमाएगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है कि नहीं है? बाकी की नाइट्रोजन को भी अवॉइड कर दो, क्योंकि नाइट्रोजन की भी पॉजिटिव होती है। बाकी की किसी की भी ले लेना, सबकी नेगेटिव होती है, किसी की भी ले लेना। नाइट्रोजन की क्या होती है बेटा? पॉजिटिव होती है एनर्जी। अभी मैं इसकी चर्चा करूंगा, नाइट्रोजन फैमिली में ऐसा क्यों पाया जाता है। नाइट्रोजन की पॉजिटिव, इसकी नेगेटिव। बाकी की सबकी कैसी होती है? नेगेटिव होती है, इन सब की नेगेटिव है। कार्बन फैमिली वालों की भी नेगेटिव होती है, इनकी भी नेगेटिव। तो यहां से नेगेटिव स्टार्ट करो, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब तक एलिमेंट की लोकेशन नहीं पता होगी, आप क्वेश्चन ही नहीं कर पाओगे को कौन से ग्रुप का है, कौन से पीरियड का है, तब कर ही नहीं पाओगे। अब नाइट्रोजन फैमिली में ऐसा क्यों हुआ, उसका कारण है। ठीक है कि नहीं है? उसका कारण है, देखो इधर। और इसकी भी पॉजिटिव क्यों है, अभी इसकी चर्चा करेंगे। पहले नाइट्रोजन फैमिली की बात करते हैं। नाइट्रोजन जो होता है कि स्मॉल एटम होता है, छोटा एटम ही होता है इनके कंपैरिजन में, बाकी के कंपैरिजन में, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और इनके कंपैरिजन में। ठीक है कि नहीं है? इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p3 होता है, बस यही। और इस 2p3 जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये छोटी साइज की और एक हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से स्टेबल है। साइज साइज छोटी है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। आप जबरदस्ती एक इलेक्ट्रॉन डालोगे तो वो उसका क्या नहीं होगा? डिस्पर्सन नहीं होगा, तरीके से फैलेगा नहीं, वो चार्ज नहीं फैलेगा, तो एन माइनस जो होगा वो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है कि नहीं है? क्या हो जाएगी? ठीक है कि नहीं है? तो वो नेगेटिव तरीके से डिस्पर्स नहीं होगा। इस कारण से नाइट्रोजन को जब इलेक्ट्रॉन देंगे तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी इफेक्ट होगा,
और साथ में अपन को हीट भी देनी पड़ेगी, तब जाके वो n- बनाएगा। एक इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते, स्टेबिलिटी खत्म, गड़बड़, ठीक है कि नहीं है। दूसरी साइज छोटी, तो चार्ज का डिस्पर्सन नहीं होगा, वैसे स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। जबकि फोस्फोरस में ऐसा नहीं होता। फोस्फोरस की जो साइज है वो कैसी है, लार्ज। कैसी है, लार्ज, ठीक है कि नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है फोस्फोरस का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 और 3d0 होता है, ये भूलना मत, ठीक है कि नहीं है। भले ही इसके पास क्या हो, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन हो, लेकिन साइज इतनी बड़ी है, साइज इतनी बड़ी है कि वो आने वाला इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन को डिस्टर्ब करने के बाद भी डिस्पर्जन के कारण स्टेबल हो जाता है। ये है एक्चुअल रीजन। फैल जाता है वो पूरी तरह, तो चार्ज फैल गया, किसी स्पीसीज के ऊपर इकट्ठा नहीं हो रहा, तो इसका मतलब स्टेबिलिटी बढ़ रही है। ये दोनों रीजन है। अच्छा, इसके पीछे का रीजन भी सुन लो, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम के पीछे का रीजन भी। तो जब अगर बात करें अपन बेरिलियम की, तो बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p0। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि भाई यहां पे इलेक्ट्रॉन ले सकता है ये, ठीक है कि नहीं है। अब इसके पीछे का कारण है इसकी पुअर स्क्रीनिंग, हाँ, पुअर पेनिट्रेशन, पुअर पेनिट्रेशन पावर। कौन सी पावर, पेनिट्रेशन पावर, पुअर पेनिट्रेशन पावर। बोले सर इससे क्या होगा, पुअर पेनिट्रेशन पावर का मतलब क्या हो गया, पुअर पेनिट्रेशन का पावर का मतलब हो गया, इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझो, देखो लोकल लैंग्वेज में। अगर मान लो कि आपको पता है कि ये चीज खाने से मेरे को उल्टी हो जाएगी, तो क्या वो चीज खाओगे, नहीं खाओगे ना। तो वही सिस्टम है, पी ऑर्बिटल में अगर एक इलेक्ट्रॉन डाल दोगे, तो इसकी जो पुअर पेनिट्रेशन पावर है, उसकी वजह से बड़ी आसानी से ये इलेक्ट्रॉन री एमिट हो जाता है। जो इलेक्ट्रॉन लिया वो री एमिट हो गया इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को लेना ही क्यों है जो री एमिट हो जाए, ठीक है कि नहीं है। फिर भी इसमें बिठाना है तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, समझ में आ गई होगी। तो इसलिए सेकंड ए वाले जो हैं, जिनको एल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है, उनमें आप इलेक्ट्रॉन को अगर बिठाना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी। इसी कारण से इनकी एनर्जी क्या होती है बेटा, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी का मान पॉजिटिव होता है। अच्छा, एक चीज और सीखनी है आपको, ये तो ठीक हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव पता लग गया। अगर मान लो कि मैंने जैसे सीएल में बताया था कि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो ऑक्सीजन माइनस है, उसको आप एक इलेक्ट्रॉन और दे रहे हो, क्या दे रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन और दे रहे हो, तो यहां पे O-2 बनेगा। अब बहुत सारे के बच्चे यूं सोचते हैं कि यार इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गया, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, पर ये तो गलत गलत फहमी है उनकी। कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है वो समझो। यहां पे अपने पास 8 प्रोटॉन है ऑक्सीजन के पास, और 8 इलेक्ट्रॉन यहां पे है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे है, एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां, ऐसे मूव कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं है। आपने क्या किया, ये 3 और 3 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आपने ऐड कर दिया, और यहां से क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन ऐड होने के बाद एनर्जी भी रिलीज हो गई, एनर्जी रिलीज हो गई, एंडोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया। अब क्या किया आपने कि 8 प्रोटॉन जो थे उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 8 इलेक्ट्रॉन पे था पहले, अब 9 इलेक्ट्रॉन पे हो गया। तो जो इफेक्टिवनेस थी न्यूक्लियर चार्ज की वो कम हुई है, न्यूक्लियर चार्ज की जो इफेक्टिवनेस थी वो क्या हो गई, कम हो गई। अब इस इफेक्टिवनेस की वजह से क्या है कि ये, अब इतना ही मानो, आप बाकी के इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाऊंगा, जो ऐड हुआ है वो इलेक्ट्रॉन दिखाऊंगा। ये इलेक्ट्रॉन आ गया, ये इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है कि नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन बोल रहा है कि मेरे को ऐड करवा ले, ये इलेक्ट्रॉन बोलेगा नहीं, रिपल्सन करेगा। जो पहले से इलेक्ट्रॉन गया हुआ है वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो जबरदस्ती वाला काम हो गया, तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी बिठाने के लिए। जैसे होता है ना कि दो बहनें, एक बहन की शादी एक परिवार में हो गई, अब जिसकी शादी हो गई उसके छोटा देवर भी है, वो ठीक है कि नहीं है,
और वो बहन सोचती है, दूसरी वाली जो शादी नहीं हुई, वो यूं सोचती है कि मैं इस देवर के आ जाऊं, लेकिन वो बड़ी वाली बहन मना करती है, नहीं आना ही नहीं है। होता है ना, रिपल्सन होता है, वही सेम रीजन। लेकिन फिर भी घर वाले अगर प्रोटेस्ट करें, मतलब जबरदस्ती करें, तो वो हो जाता है काम। ठीक है, इस प्रकार से अपन चीजों को समझ सकते हैं कि क्यों ये प्रोसेस जो है, ये वाली प्रोसेस, इस वाली प्रोसेस में आपको हीट क्यों नहीं पड़ रही है, क्यों ये प्रोसेस एंडोथर्मिक हो रही है जबकि होनी चाहिए थी एक्सोथर्मिक। ठीक है कि नहीं है? लेकिन इसकी रिवर्स प्रोसेस क्या होगी, उल्टी होगी ना, वो एक्सोथर्मिक होगी, क्योंकि वहां पे लग जाएगा लाप्लास लेविसियर लो, LOL। ठीक है, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया पूरी तरह। अब हम चेक करते हैं ये क्वेश्चंस जो आए हुए हैं। ये बोल रहा है कि द प्रोसेस दैट इज नॉट एंडोथर्मिक इन नेचर। देखो क्वेश्चन को तरीके से पढ़ना है, नॉट एंडोथर्मिक बोल रहा है, नॉट एंडोथर्मिक का मतलब वो एक्सोथर्मिक की बात कर रहा है कि इनमें से एक्सोथर्मिक कौन सी है। ठीक है कि नहीं है? तो आप देखो इधर गौर से चेक करो, ऑर्गन को इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, ये एक एक्सो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है। समझ में आई? उसमें आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हो। ये जो है H-, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, आंसर मिल गया होगा। ये आयोनाइजेशन है, ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और O- को एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो ये भी एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड। अभी भी नहीं आया समझ में? इस टाइप से करते हैं, इस टाइप की क्वेश्चनों को। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये बोल रहा है कि प्रोसेस जो एंडोथर्मिक है, इज और आर का मतलब हो गया कि मोर देन वन करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी प्रोसेस है, देखो इधर एंडोथर्मिक है कि नहीं है, दिख गई। एक इलेक्ट्रॉन निकाला है इसका, ये भी एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अब बच्चा कंफ्यूज कहां होता है, ए आर को इलेक्ट्रॉन दे रहे थे तब भी एंडोथर्मिक था, इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तब भी एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो इलेक्ट्रॉन निकालना तो मैंने बोला था ना, जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे तो एनर्जी तो देनी पड़ेगी, है ना। और यहां पे अपन क्या कर रहे हैं, ऊपर वाले में इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो भी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो दोनों प्रोसेस अलग अलग है, सेम नहीं है। ठीक है, अब ये है आर्गन, ये भी एंडोथर्मिक है, और ये जो प्रोसेस है ये एक्सोथर्मिक है। तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3, मोर देन वन में। नेक्स्ट है ये रहा, ये बोल रहा है कि द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू आर -4। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर रहा है, ये बोल रहा है नेगेटिव, क्योंकि यहां पे ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू एक वर्ड मिलकर क्या बना रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को बना रहा है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की नेगेटिव वैल्यू क्या होगी, तो बेरिलियम के लिए, बेरिलियम को एक इलेक्ट्रॉन दिया है इसने, तो इसका मतलब ये कौन सी होगी, एंडोथर्मिक होगी। नाइट्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन दिया है, ये भी एंडोथर्मिक होगी। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, सुन लो आराम से, 2 इलेक्ट्रॉन दिए, अभी इसकी चर्चा करेंगे अपन। इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया है, ये एक्सोथर्मिक। एल्यूमिनियम को एक इलेक्ट्रॉन दिया है, ये भी एक्सोथर्मिक। तो डी और ई आप जब चेक करोगे, डी और ई किस किस में है, तो इसी में है, और किसी में नहीं है। यहां पे ए और डी है, तो ए तो हो ही नहीं सकता, ए बी, ठीक है कि नहीं है, सी नहीं हो सकता, ए बी डी ई, ए बी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये वाली प्रोसेस जो है ये भी एंडोथर्मिक ही होगी। क्या होगी, एंडोथर्मिक। यानी कि ये मान के चलो कि O से O- बन रहा है, O-, और O- से O-2 बन रहा है। तो यहां पे जो एनर्जी रिलीज हो रही है उससे ज्यादा यहां पे रिक्वायर्ड हो रही है एनर्जी। तो ओवरऑल क्या बना दिया, इसको एंडोथर्मिक बना दिया। क्लियर है? ऐसे ही एक क्वेश्चन और है जिसको आप चेक कर सकते हो कि क्या बोल रहा है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोथर्मिक स्टेप। एक्सोथर्मिक स्टेप कौन सी होगी, तो चेक कर लेते हैं। ये आपको दिख रहा है साफ साफ एंडोथर्मिक है। ऑक्सीजन -1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो क्या होगी, नाइट्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये भी एंडोथर्मिक है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, साइज छोटी। सोडियम इलेक्ट्रॉन ले रहा है, एक्सोथर्मिक। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, एंडोथर्मिक।
इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, सतर्क रहना और बड़ी आसानी से होते हैं, कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।